नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएस के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे थे स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में, जिसमें कि सामान्य जीके के कितने प्रश्न आते हैं? 75 प्रश्न। 75 प्रश्नों में आज बात करेंगे कि संविधान के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संविधान के हर पेपर में एवरेज ऑन अब तक यानी 2022 की परीक्षा हुई, 2018 की, 15 की व 13 व 11 की। इन सभी में जो जो पेपर हुए उन सभी में हर पेपर में एवरेज ऑन 5 प्रश्न आए हैं। कितने प्रश्न आए भारतीय संविधान के? 5 प्रश्न। तो आज हम उन 5 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे कि 2022 में, 2018 में व 15, 13 व 11 में, यानी इन सभी वर्षों में जो स्कूल व्याख्याता की भर्ती हुई उसके प्रथम प्रश्न पत्र में भारतीय संविधान के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। साथियों, बात करते हैं कि कितने प्रश्न पूछे गए और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। जैसा कि आप सभी को पता है कि संविधान के कितने प्रश्न पूछे गए? 5 प्रश्न। यानी 2022 में जो 3 ग्रुप में परीक्षा हुई थी तो हर पेपर में पॉलिटी के कितने प्रश्न आए थे? संविधान के 5-5 प्रश्न। 2018 में भी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है वो 3 ग्रुप में हुआ था, उसमें भी प्रत्येक प्रश्न पत्र में कितने कितने प्रश्न आए? 5-5 प्रश्न सभी में। 2015 में एक ही पेपर हुआ था, उसमें कितने प्रश्न आए थे? 5 प्रश्न। यानी 2018 में भी 5-5 प्रश्न तीनों पेपरों में। 2015 में जो एक ही पेपर हुआ था उसमें भी 5 प्रश्न। 2013 में भी 5 प्रश्न आए थे। इसी प्रकार 2011 की भर्ती परीक्षा में भी 2011 की भर्ती परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए थे? 5। तो अब तक इन 5 बड़ी भर्तियों में कुल भारतीय संविधान के कितने प्रश्न पूछे गए हैं? 45 प्रश्न। तो आज हम बात करेंगे इन 45 प्रश्नों के बारे में कि 45 प्रश्न कौन कौन से हमसे पूछे जा चुके हैं। क्योंकि इन 45 प्रश्नों को देखने के बाद आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि हमको संविधान किस प्रकार तैयार करना है और क्या हमारे पास जो मैटर है उससे हम प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। यानी हमारे पास कोई बुक्स है उससे हम संविधान के 5 प्रश्न को सही कर सकते हैं, यानी हम इसमें अपना स्कोर 100% रख सकते हैं। तो हमको इस प्रकार तैयारी करनी होगी कि हम इसमें अच्छे नंबर ला सकें, यानी 5 के 5 प्रश्नों को सही कर सकें। तो हम बात करते हैं साथियों 45 प्रश्नों के बारे में। यानी जो 45 प्रश्न पूछे गए थे, एक एक प्रश्न को देखेंगे कि कौन कौन से हमसे विगत परीक्षाओं में 45 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, पहला प्रश्न यानी 2022 के जो ग्रुप ए का पेपर हुआ था उसमें पहला प्रश्न कौन सा पूछा गया था कि एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों के सही समूह को चिन्हित कीजिए। यानी एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से कब अयोग्य किया जा सकता है, यानी अयोग्य मानने के आधारों के सही समूह को चिन्हित कीजिए। तो वह क्या है? अपराध, भ्रष्ट या असंवैधानिक आचरण ना हो, वगैरह निवास ना हो। ऑप्शन सी। क्योंकि हम यहाँ पर व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि व्याख्या करने में काफ़ी टाइम भी लगता है और हम यहाँ पर एक एक प्रश्न को देख रहे हैं क्योंकि आपको इसी प्रकार देखना होगा, क्योंकि व्याख्या के चक्कर में आपका काफ़ी टाइम भी खराब हो जाएगा। और व्याख्या अगर आपको इनको देखनी है तो इनकी खुद खोज कर व्याख्या देखें। यानी आपको यह प्रश्न पता चल गया कि हमसे ऐसा प्रश्न पूछा गया था। अब आप मताधिकार का प्रयोग जो भी चैप्टर में मिलेगा आपको आपकी पुस्तक में, वहाँ पर देखना कि मताधिकार का प्रयोग करने के बारे में जो भी प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछा गया था वह यहाँ से सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। तो गोपनीयता के अधिकार पर, यानी दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था कि गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन सा बयान सही है। तो ऐसा देकर भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी करंट से जोड़ते हुए भी पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए सही था। ऑप्शन ए यानी ACD, यानी पहला ए, गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। यानी आपको ध्यान रखना होगा
गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। उसके बाद आपको देखना होगा तीसरा सी, यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश जी.एस. खियार की अध्यक्षता में खंडपीठ ने दिया था। तो यह कथन भी बिल्कुल सही था। सरकार ने तर्क दिया है कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता है। यानी इस प्रकार के आपसे चारों ऑप्शन देकर आपसे पूछा जा सकता है कि इन कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें, यानी इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो ए, सी व डी सही थे, जबकि इसमें 10 न्यायाधीशों की संख्या दे रखी है, यहाँ पर गलती कर रखी है। बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। तीसरी साइड राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है और सामने उसके अनुच्छेद दे रखे हैं और पूछा है कि इसको आपस में सुमेलित कीजिए। यानी सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल का विवरण किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका मिलता है अनुच्छेद 54 में। किसमें? अनुच्छेद 54 में। तो आपको देखना होगा फर्स्ट में IV, तो पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है। तो इसी प्रकार आपको नेक्स्ट देखना होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताएं कौन से अनुच्छेद में दी गई हैं? अनुच्छेद 58 में। तो दूसरे में IV, यानी दूसरे बी में क्या आएगा? फर्स्ट। तो बी में फर्स्ट इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है लास्ट वाले में। तो इसी अनुसार आपको यहीं से एक ऑप्शन आती है, आपका प्रश्न कौन सा हो जाएगा? सी आंसर। बाकी दो आप देख ही सकते हो। राष्ट्रपति का महाभियोग आपको पता ही होगा किस में दे रखा है? अनुच्छेद 61 में। और डी को मिलान किससे होगा? डी इसमें थर्ड, यानी इसे प्रकार अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। साथियों, अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट कर जरूर बताया करें। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो चौथा प्रश्न पूछा गया था कि राज्यसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही हैं? यानी राज्यसभा के बारे में कथन दे रखे हैं और पूछा गया है कौन से कथन सही हैं या गलत हैं, यानी कौन से कथन सही हैं। तो सही का आपको तभी पता चलेगा जब आपको गलत का भी पता होगा। तो पहला दे रखा है राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यह बिल्कुल सही है, यानी ए सही है। व बी 12 मनोनीत सदस्य विज्ञान, कला, समाज सेवा और खेल से क्षेत्रों से होनी चाहिए। यह गलत दे रखा था, जबकि ऑप्शन सी दे रखा था, यानी कथन सी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी है। तो आपको पता होगा यह कथन भी बिल्कुल सही था, यानी ऑप्शन डी ए और सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर, 5वें नंबर के प्रश्न को लेकर। 5वां प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू होती है? यानी कैबिनेट गोपनीयता किसमें? अनुच्छेद 78 में। अब बात करते हैं 2022 के जो पेपर हुआ था 2022 में ग्रुप बी का, इसमें कौन कौन से 5 प्रश्न पूछे गए थे? तो इसमें दे रखा है कि किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन, यानी राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किसमें दे रखा है? चौथी अनुसूची में। तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे और किस लेवल तक पढ़ने होंगे। यहाँ पर भी लोकसभा क्षेत्रों की संख्या पूछी गई है कुछ राज्यों को देकर। तो आपको ध्यान रखना होगा क्या कि कर्नाटक में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? 28 सीटें, जबकि आंध्र प्रदेश में 25, गुजरात में 26, ओडिशा में 21। आपको राजस्थान की पता होगा राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी है? तो राजस्थान में लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? 25। बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। तो तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है? तो कौन है? लेखा महानियंत्रक। अब बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो अगला प्रश्न चौथा पूछा गया था आपसे कि भारत के राष्ट्रपति के निषेधाधिकार शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
गलत है। तो कथन दे रखा था किसके बारे में, राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति के बारे में। तो इसमें कौन सा गलत दे रखा था, सी। बाकी ए, बी और डी तीनों कथन सही थे। तो ए, बी और डी को देखते हैं। राष्ट्रपति राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसे विधेयकों को अनुमोदित करने से इनकार कर सकता है जो राज्यपाल द्वारा उनके अनुमोदन के लिए आरक्षित रखे गए हैं। तो यह कथन दे रखा था सही। अब देखते हैं दूसरा सही दे रखा था क्या, राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पुनर्विचार करने के लिए राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है। जबकि चौथा कौन सा दे रखा था, तो चौथे के बारे में बात करें यानी डी के बारे में, कि राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को सीधे अनुमोदित नहीं करने की शक्ति राष्ट्रपति को दरअसल राज्यपाल के माध्यम से प्राप्त होती है। तो ए, बी, डी तीनों सही थे जबकि सी गलत था। तो आपको राष्ट्रपति को बहुत अच्छी तरह पढ़ना होगा, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि राष्ट्रपति के बारे में हर पेपर में प्रश्न पूछा जा रहा है। राष्ट्रपति, लोकसभा, प्रधानमंत्री, इनको काफ़ी अच्छी लेवल से आपको तैयार करना होगा। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न को लेकर। पांचवा प्रश्न भी लोकसभा के बारे में पूछा गया था, यानी लोकसभा के बारे में कौन सा कथन गलत है या सही है। तो आपको बताना होगा कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। तो यह कथन बिल्कुल सही था, यानी ए और सी, केवल ए और सी सही हैं। तो ए और सी सही कौन कौन से देखते हैं, लोकसभा में राज्यों से सदस्यों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती, सी भी सही है। ए कौन सा सही था, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, जबकि वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी 542 है। तो यह कथन गलत दे रखा था। और डी भी गलत दे रखा था कि लोकसभा में आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 131 है, 83 अनुसूचित जातियों के लिए और 48 अनुसूचित जनजातियों के लिए है। तो आपको यह देखना होगा कि कौन सी कितनी एससी के लिए रिजर्व है, कितनी एसटी के लिए रिजर्व है, यानी कि और कुल कितनी रिजर्व हैं। बात करते हैं 2022 के ग्रुप सी के बारे में कि कौन कौन से 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो लोकसभाओं में पद ग्रहण करने वाले वक्ताओं के नाम अनुक्रम को ठीक रखें, यानी लोकसभा अध्यक्षों को क्रम लगाकर दे रखा था कि कौन सा क्रम उनके कार्यकाल के अनुसार सही है। तो इसमें क्या था, ऑप्शन सी, यानी सरदार हुकुम सिंह, उसके बाद कौन बने, बलीराम भगत जी, उसके बाद के.एस. हेगड़े, उसके बाद रवि रे। तो आपको पता होगा कि लोकसभा से कितने अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर 4 आयोग और उनके गठन को देकर पूछा गया है कि इनको आपस में सुमेलित कीजिए। तो आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा सही था। तो वित्त आयोग 1951, विधि आयोग 1955, सत्कर्ता आयोग 1964, क्या 1964, जबकि योजना आयोग कब गठित हुआ था, 1950 में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। साथियों, यहाँ पर आपको प्रश्न बताने का एक ही महत्वपूर्ण मोटिव है कि आपके लिए यह प्रश्न आसानी से पहुँच सकें, यानी इससे आपको एक आइडिया हो जाए कि आपका आगामी जो पेपर होगा 2024-25 का स्कूल व्याख्याता का, उसमें पॉलिटी के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी इससे मोटा मोटा आपको आइडिया हो जाएगा सब्जेक्ट के बारे में कि हमारे विगत परीक्षाओं में हमसे पॉलिटी के ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो हमसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी आप इनको अपने हिसाब से व्याख्या कर लेना या कोई बुक्स खरीद लेना, वहाँ पर इनकी काफ़ी अच्छी व्याख्या देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। किसी संविधान संशोधन ने यह निश्चित किया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा यह किया गया था, 91वां संविधान संशोधन। अब बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो चौथा प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को लेकर कि इनमें से कौन से चारों ABCD में से कौन सा गलत है। किससे संबंधित, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर क्या है, बोनस दिया गया था। तो यह आप देख लेना कि इनमें से कौन सा गलत था, कौन सा सही था। बात करते हैं 5वें प्रश्न को लेकर।
तो संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा सही था, ए और बी? प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था। बी कौन सा सही था, जिनके माता पिता से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुए थे, जबकि सी और डी गलत दे रखा था। तो बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। 2018 में कौन से 5 प्रश्न पूछे गए थे? तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था कि राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था, तो राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन कौन सा था? काउंसिल ऑफ स्टेट। बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु संस्तुति करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्च न्यायालय के कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेना होता है? तो कितनों से? 4 न्यायाधीशों से, यानी ऑप्शन सी। बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। साथ ही यहाँ पर आपको थोड़ी स्पीड ज़्यादा लग रही होगी, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि कम टाइम में आपके लिए मैटर पहुँचे, यानी मैं अब ये चाह रहा हूँ कि मैं कम टाइम में इन प्रश्नों को आपके पास पहुंचा पाऊँ, वह भी सब्जेक्ट वाइज, यानी पॉलिटी के, हिस्ट्री के, राजस्थान कला संस्कृति इतिहास के, मैथ के, रीजनिंग के, शैक्षिक प्रबंधन यानी स्कूल मैनेजमेंट के, साइंस के, यानी जो भी प्रथम प्रश्न पत्र में सारे सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज आपके पास यह आपके प्रश्न होंगे। तो आपको पता चल जाएगा, आप जब भी पढ़ने बैठोगे किसी भी सब्जेक्ट को, तो आपको लगेगा कि हमें डीएस के हिस्ट्री सर्च करके अपने सब्जेक्ट के, इस सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न सॉल्व करने हैं, प्रश्न देखने हैं, क्योंकि प्रश्न देखने से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। तो इसीलिए हम थोड़ा तेज़ चल रहे हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है। बात करते हैं तीसरे प्रश्न को। तो तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि भारत का सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक कौन है? तो सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक कौन है? मंत्रिमंडल सचिव। कौन? मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन ए। बात करते हैं चौथे प्रश्न को लेकर। चौथा प्रश्न था कि भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणालियों के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता? तो ऑप्शन ए, क्या अध्यक्षतात्मक एवं गणतंत्रीय। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न को लेकर। तो पांचवा प्रश्न पूछा गया था कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो इसमें भी बोनस दिया गया था, क्योंकि उस टाइम थोड़ा बदलाव हुआ था पेपर के टाइम पर। अब बात करते हैं 2018 के ग्रुप बी के बारे में। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान में अंगीकृत वेडमिंस्टर मॉडल का संबंध है किससे? संसदीय प्रणाली से। बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। वे 3 आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जाती है में शामिल नहीं है। क्या? आंतरिक अशांति, यानी आंतरिक अशांति के नाम पर आपात घोषणा की जाती है, यानी 352 के अंतर्गत। तो इसमें युद्ध हो सकता है, वाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह, लेकिन आंतरिक अशांति नहीं था, यानी ऑप्शन क्या होगा? आंतरिक अशांति, क्योंकि उसमें पूछा है शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? आंतरिक अशांति। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न को लेकर। संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो कुल कितने? 35, क्योंकि 10 राज्यसभा से व 25 लोकसभा से। बात करते हैं पांचवें प्रश्न को लेकर। तो पांचवा प्रश्न पूछा गया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? यानी कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो आप सभी को पता है 1993, ऑप्शन वी। बात करते हैं 2018 के ग्रुप सी के पेपर के बारे में। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किन राज्यों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 371 से है? तो किसका संबंध 371 से है? महाराष्ट्र एवं गुजरात। बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के विनिमय के लिए कौन अधिकृत है? कौन? ऑप्शन ए, संसद।
बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। तो तीसरा प्रश्न क्या था कि संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब उसके द्वारा हो, यानी क्या, संविधान का उल्लंघन, यानी ऑप्शन बी। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो चौथा प्रश्न पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा के लिए संविधान में अंतःस्थापित किया गया। तो किस संविधान संशोधन के अनुसार? 44वें संविधान संशोधन के अनुसार। बात करते हैं पांचवें प्रश्न को लेकर। तो पांचवा प्रश्न पूछा गया था कि संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपना पद धारण करते हैं। तो ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। बात करते हैं 2015 के पेपर के बारे में कि 2015 में जो स्कूल व्याख्याता का पेपर हुआ था उसमें कौन सा प्रश्न पूछे गए थे पॉलिटी से। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। तो कौन सा अनुच्छेद? ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 78। बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। नीति आयोग पूछा है क्या है? तो इसमें क्या था? कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है। नीति आयोग कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है, यानी ऑप्शन सी। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? तो इसमें क्या किया गया था? बोनस दिया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा, यानी आरपीएससी के द्वारा। बात करते हैं चौथे प्रश्न को लेकर। तो चौथा प्रश्न पूछा गया था कि प्रशासनिक तटस्थता का अभिप्राय है। तो प्रशासनिक तटस्थता का क्या अभिप्राय है? प्रशासकों द्वारा किसी भी राजनीतिक दल के साथ संबंध नहीं रखना, बिल्कुल सही। वह प्रशासकों द्वारा राजनीतिक मामलों पर सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं करना, यह भी सही था। जबकि तीसरा था प्रशासकों द्वारा सभी सामाजिक आर्थिक मामलों पर वस्तुनिष्ठ निर्णय लेना। जबकि चौथा गलत था, क्या? प्रशासकों द्वारा मंत्रियों को सही सलाह देना, यह तटस्थता का मतलब नहीं था। यानी ऑप्शन ए 2 व 3 सही हैं, क्योंकि प्रशासनिक तटस्थता से संबंधित 3 कथन दे रखे थे। कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न को लेकर। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है कितने टाइम? 3 साल। कितने टाइम? 3 साल। बात करते हैं 2013 के प्रश्न पत्र के बारे में। 2013 में स्कूल व्याख्याता के पेपर में पॉलिटी के कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो आपको आंसर करना होगा 5। आपको ध्यान रखना होगा बहुत अच्छी तरह। कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर परीक्षा में? 5। तो यह 5 प्रश्न 2013 में कौन कौन से पूछे गए थे? तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो किसमें? लोक एवं नागरिक दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। किसमें? भारतीय संविधान की उद्देशिका में। बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। तो निम्नलिखित में से किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है? किसकी? राज्यसभा, ऑप्शन बी। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की आपात शक्तियों, यानी प्रश्न नंबर 3 के बारे में कि राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के संबंध में कौन सा त्रुटिपूर्ण कथन है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो इसमें पहला ही गलत दे रखा था, क्या? अनुच्छेद 352 के अधीन कोई आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जब तक संघ की मंत्रिपरिषद ऐसे उद्घोषणा करने की लिखित में संसूचित ना करे, यानी लिखित में ना भेजे। तो यह कथन गलत था। जबकि बी, सी व डी सही थे। बी, सी, डी क्या थे? कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात घोषणा का न्याय पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो यह कथन बिल्कुल सही था। जबकि ऑप्शन सी क्या था? अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात घोषणा को लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन माना जाता है। तो यह भी बिल्कुल सही था। वित्तीय आपात आज तक जारी नहीं किया गया। तो यह तीनों कथन वी, सी, डी सही थे, जबकि ए गलत था। तो इसमें क्या पूछा है? त्रुटिपूर्ण कथन। तो पहला ही था, यानी ऑप्शन ए। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न को लेकर कि भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, यानी ऑप्शन बी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। 5वें नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय नहीं है कौन सा?
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जबकि संघ लोक सेवा आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तीनों कौन से हैं? संवैधानिक निकाय हैं। अगर इनके बारे में कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना होगा कि संघ लोक सेवा आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तीनों कैसे हैं? संवैधानिक निकाय हैं। अब बात करते हैं 2011 के स्कूल व्याख्याता पेपर में प्रथम प्रश्न पत्र में पॉलिटी के कौन से 5 प्रश्न पूछे गए। तो बात करते हैं पहले प्रश्न को लेकर। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था कि भारतीय संविधान के भाग 3 को किसने संविधान की अंतरात्मा कहा है? किसके द्वारा कहा गया? जवाहरलाल नेहरू। बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। तो तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि संसद से क्या तात्पर्य है? तो आपको पता होगा कि संसद से क्या तात्पर्य है, संसद किन किन से मिलकर बना होता है, संसद का गठन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा, यानी इसमें क्या दे रखा है? इसमें ऑप्शन ए में राज्यसभा, ऑप्शन बी में लोकसभा, ऑप्शन सी में राज्यसभा तथा लोकसभा, जबकि ऑप्शन डी में क्या दे रखा है? राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो संसद से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन डी यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न को लेकर। तो चौथा प्रश्न क्या पूछा गया था कि अपने कार्यों के निष्पादन में किसे स्वविवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? तो किसे स्वविवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? राज्यपाल। किसे? ऑप्शन सी, राज्यपाल। अब बात करते हैं 5वें नंबर प्रश्न को लेकर। तो 5वें नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि भारत में किस संवैधानिक संशोधन ने नव पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की है? यानी पंचायती राज का गठन किस संविधान संशोधन के अनुसार हुआ था? तो आपको पता होगा 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। तो साथियों, आज हमने बात की स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र में आने वाले पॉलिटी के बारे में, यानी अब तक कौन कौन से पॉलिटी के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको यह श्रृंखला काफ़ी अच्छी लग रही होगी। अगर आपने अभी तक अंतिम समय तक क्लास ली है और आप मुझे अभी सुन रहे हो, तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, अगर आपको यह क्लास अच्छी लग रही हो तो आप अपने साथियों के साथ शेयर करें और कमेंट कर कर अपना रेस्पॉन्स जरूर देवें। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।